क्या बोलते हैं? एनीबॉडी फ्रॉम ऑनलाइन? आई? हम्म, आई तो नहीं बोला था हमने। क्या होता है नंदी न्यूक्लियस को? अरे मेम्ब्रेन बाउंड है, बट बोलते क्या है? इट इज ए ब्रेन ऑफ ए सेल। ठीक है, सेल का क्या होता है? ये ब्रेन होता है इन जनरल। और न्यूक्लियस जो है, जैसे आपने बोला, इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब होता है, इसमें भी क्या होता है, एक मेम्ब्रेन की लेयर होती है, और ये लेयर किससे बना हुआ होता है? हम्म, किस चीज से बना हुआ होता है ये लेयर? कैमरा। किस, ये मेम्ब्रेन किससे बना हुआ होता है? पीएलपी बताया था ना, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, 3 लेयर से बना हुआ होता है, प्रोटीन से, लिपिड से, प्रोटीन से। तो ये लेयर से बनाता है, और बीच बीच में क्या होता है? न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं हेल्प करता है ये कम्युनिकेशंस में। ठीक है, ये तो ये रहा। उसके संग अगर देखा जाए तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में इस तरह के कुछ मटेरियल्स वगैरह भी होंगे जो दिखाई देते हैं, एंड नॉर्मली दे आर नोन एज व्हाट? न्यूक्लियोलस, या दे आर बेसिकली द जेनेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, जेनेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, क्लियर इन जनरल अगर देखा जाए। अब इसको थोड़ा और, हमें ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, समझ में? मेम्ब्रेन बाउंड मतलब लेयर बाउंड होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर देखा जाए थोड़ा और डिटेल में, तो ये जो स्ट्रक्चर है, जब सेल, एक सेल से 2 सेल, जब सेल का डिविजन होता है, तो तब ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा चेंज होता है, इनका स्ट्रक्चर चेंज होता है। कैसा होता है कि अभी जो दिख रहा है ना आपको, धागा धागा टाइप का इस तरह का, इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग लाइक, ऐसे ऐसे करके कुछ चेंज होना शुरू हो जाएंगे ऐसे। इसलिए जो धागा प्लेन दिख रहा है वो कुछ इस तरह का बनना शुरू हो जाएगा, मतलब दे विल स्टार्ट कॉइलिंग विथ ईच अदर, वो कॉइल करना शुरू कर देगा ऐसे। ठीक है, जब एक सेल से दूसरा सेल डिवाइड करने वाला कंडीशन होगा, मतलब जब सेल डिवीजन का टाइम आ जाएगा, तो फिर इसको अगर मेन एग्जैक्ट इसका फिगर देखा जाए तो इट विल बी समथिंग लाइक, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा ऐसा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? यस, इट इज बेसिकली नोन एज क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसको क्रोमोसोम्स बोलते हैं, सबको समझ मालूम है? अच्छा, ये क्रोमोसोम्स जो है, इसको फर्दर अगर देखा जाए तो ये जो आपको तार इस तरह का जो वायर जो टाइप का दिख रहा है, इट इज व्हाट? अगर इस तार को ऐसे बाहर निकाल दिया जाए तो दिस इज व्हाट? दिस इज बेसिकली द डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर इस वायर को थोड़ा और जूम करके देखा जाए तो इट विल समथिंग लाइक इस तरीके का, ऐसा कुछ दिखेगा। और इसको थोड़ा और जूम करोगे, देन इसका स्ट्रक्चर निकल के आएगा, और इसका स्ट्रक्चर इट इज समथिंग लाइक कुछ इस तरह का दिखेगा। और जूम करने के बाद इट विल डिफाइन इट्स स्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अच्छा, ये जो डीएनए है जिसके ऊपर में ये कॉइल हुआ है, मतलब ये जो है ना दिख रहा है ना, इसे कॉइल करके बहुत सारा, जैसे कि आप किसी रबर को ना ऐसे मोर राउंड कर दो, कॉइल कर दो, तो कैसा हो जाता है ना, कॉइलिंग टाइप का।
तो ये जो कॉइलिंग हो रखी है ये किसके ऊपर में कॉइल्ड होता है? एक प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन होता है जिसके ऊपर में ये डीएनए कॉइल्ड होता है पूरा, गेटिंग इट? और वही कॉइलिंग स्ट्रक्चर क्या बनाएगा? एक क्रोमोसोम्स को बनाएगा। ध्यान रखना, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें ये क्रोमोसोम्स का नंबर फिक्स होता है, ठीक है? जैसे हम लोग क्या है, आदमी, इंसान, इंसान में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स। 23 ये कितना है? पेयर में प्रेजेंट है, हेंस हमारा टोटल क्रोमोसोम्स कितना होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, माने टोटल कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम्स। मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, ह्यूमन बॉडी के अंदर में। उसी तरीके से जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सबके अलग अलग उतने अमाउंट ऑफ, मतलब अलग अलग टाइप के अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। सोचो अगर हमारा 46 है, 46 की जगह या 23 की जगह अगर 21 होता तो क्या होता? तो हम इंसान तो नहीं होते, कुछ और होते, कोई भी जानवर हो सकते हैं। हर एक जानवर का या हर एक ऑर्गेनिज्म जो भी लिविंग है, प्लांट, एनिमल, कुछ भी, वो सबका जो क्रोमोसोम्स का नंबर होंगे वो फिक्स होंगे, ठीक है? हाँ, ये जरूर हो सकता है क्योंकि क्रोमोसोम्स में कोई डिसऑर्डर्स वगैरह हो जाए तो बाद में समझेंगे हम लोग, बट नॉर्मली एक हेल्दी इंसान के अंदर में ये क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होगा? फिक्स होगा। 23 पेयर्स तो 23 पेयर्स माने 46 क्रोमोसोम्स। हम सब में अंदर में कितना होगा? 23 पेयर्स ही होगा। क्लियर है यहाँ तक समझ में? जिसके ऊपर में ये डीएनए कॉइल्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर? अब ये जो है, अच्छा यहां तक तो समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है यहां तक? पक्का? अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ। अब ये जो है, दिस इज बेसिकली द डीएनए। और इस डीएनए को डिस्कवर किसने किया था? एनीबॉडी फ्रॉम ऑनलाइन? डीएनए का ये जो स्ट्रक्चर है, इसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोला जाता है। और इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड, इसीलिए इसको वाटसन और क्रिक मॉडल भी बोला जाता है, डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का मतलब आप कुछ वैसे समझ लो कि सीढ़ी देखा होगा ना, बांस वाला सीढ़ी जो होती है, उसको आप ट्विस्ट कर दो। ट्विस्ट कर दोगे तो दैट स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर बनाएगा उसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है? अब थोड़ा समझो कि अगर ये डीएनए जो है इसको हम ऐसे खोल कर रख दें सीधा, मैं इसके डिटेल में अंदर में नहीं जा रहा हूं, बट इसको ऐसे समझ लो, इट इज समथिंग लाइक ऐसा ही कुछ है। ठीक है, दिस इज द डीएनए। अच्छा, डीएनए के अंदर में ये जो स्ट्रैंड है, ये जो लाइन लाइन जो दिख रहा है, ये लाइन किससे बना हुआ है नंदी? किस चीज से बना हुआ है ये लाइन जो है साइड वाला? प्रोटीन नहीं, शुगर। बेसिकली बेसिकली डीएनए जो है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? तो ये जो स्ट्रैंड, ये जो बेस जो दिख रहा है वो बना हुआ है शुगर एंड फॉस्फेट बॉन्ड से। फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट। और ये जो दो चीज है, ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस। और ये जो बेसिस है दो तरीके का होता है, एक होता है प्यूरीन एंड दूसरा होता है पेरिमिडीन।
प्यूरिन जो होता है एडिनिन एंड ग्वानिन, whereas pyrimidine is thymine and cyto, ठीक है, ये तो है। अच्छा, ए जो है, सपोज करो यहां पर ए है, तो ये क्या होगा, ए होगा तो ये होगा टी, और ये जी है तो ये क्या होगा, सी। हमेशा ध्यान रखना ऐसे। तो ए हमेशा बॉन्ड करेगा टी से, जी हमेशा बॉन्ड करेगा सी से। कौन से, किसमें, डीएनए के अंदर में, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो बॉन्डिंग कैसे होती है, ए टी जी सी, अगर सी है तो इधर क्या होगा जी, इधर टी है तो इधर क्या होगा ए, ऐसे करके बॉन्डिंग होती है। और ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ये डबल बॉन्ड है, ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दोनों के, दो शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फेट बॉन्ड, जबकि दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है। तो इट इज समथिंग लाइक दिस, सपोज करो सी, ये जी, ये टी, ये ए टी जी सी, सी जी टी ए टी सी जी जी सी सी जी। समझ में आया? तो ये क्या है, नाइट्रोजनस या डीएनए है। अब समझो कि डीएनए जो होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि समथिंग लाइक कि इसके जीन के अंदर में ये चीज है, सुना होगा, है ना, इसका जीन ही ऐसा है। बाकी जीन क्या होता है, व्हाट इज जीन? डीएनए को जीन बोलते हैं। अगर डीएनए को जीन बोलते तो डीएनए को ही बोल देते हम जीन, अदरवाइज ये कितना लंबा क्यों समझाते हैं। कुछ वैसा समझ लो कि सपोज करो ठीक है, सपोज करो किसी का हेयर जो है ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक है, तो उसके डीएनए के अंदर में ब्लैक कलर का जीन होगा, मतलब कलर नहीं होगा उस जीन का, मतलब बेसिकली वो एक ऐसा जीन होगा जो ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है। और ये बेसिकली इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, मतलब तीन सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए जीन। माने इसको हम लोग ट्रिपलेट कोडोन बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडोन। और ट्रिपलेट कोडोन, वो ट्रिपलेट कोडोन जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रोटीन को कोड करेगा या प्रोटीन को बताएगा कि ये प्रोटीन होगा, दैट पर्टिकुलर सेगमेंट या सीक्वेंस इज बेसिकली नोन एज जीन। तो जीन इज ए फंक्शनल पोर्शन ऑफ डीएनए विच कोड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोटीन और पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जीन बोलते हैं। मतलब डीएनए तो बहुत लंबा होगा, अब उस डीएनए का वो पोर्शन ऑफ सीक्वेंस जो पर्टिकुलर प्रोटीन या पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। समझ में? नहीं, नहीं समझ में? जैसे सपोज करो ये जो पोर्शन है इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स देता है या कुछ वैसा प्रोटीन बनाता है जो आपका कलर, हेयर का कलर ब्लैक देगा। ये एक ऐसा पोर्शन ऑफ आपका जीन है जो, या डीएनए है, जो आपके बॉडी का कलर फेयर बनाएगा, या ऐसा आइस का कलर ग्रीन देगा या ब्लू देगा। तो ये क्या दे रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहा है डीएनए का। तो हमारे अंदर में हम आज जो भी है उसके अंदर में वो कैरेक्टरिस्टिक्स सारा कुछ कहां पर दिया हुआ है, डीएनए के अंदर में।
और अगर वो कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, कुछ डिफाइन या शो कर रहा है कि इसका ये कैरेक्टरिस्टिक होगा, दैट पर्टिकुलर फंक्शनल पोर्शन ऑफ डीएनए इज बेसिकली नोन एज द जीन। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाना, बट फिर भी कहने का मतलब ये आप समझ लो, अगर कोई जीन पूछे तो जीन का मतलब क्या होता है, डीएनए के ऊपर में, डीएनए के सीक्वेंस के अंदर में वो पोर्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ कोडोन विच कोड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोटीन और पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमारे बॉडी के अंदर में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सारा का जीन कहां होगा, डीएनए के अंदर में होगा। हेंस पूरा का पूरा डीएनए क्या है, एक तरह का पूरा हमारे जीन का सीक्वेंस है उसके अंदर में। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारा कहां पर लिखा हुआ है, डीएनए के अंदर में लिखा हुआ है। इट मींस आप कुछ वैसे समझ लो कि हमारा पूरा का पूरा बॉडी का इंफॉर्मेशन या हमारा पूरा फ्रेमवर्क जो है कहां पर है, डीएनए के अंदर में। ठीक है, इसको वैसे आप समझ लो। सपोज करो किसी का जो डीएनए है उसका हेयर का कलर क्या है, सपोज करो ब्लैक। मान लो हमने किसी और का जीन उठाया और किसी का डीएनए लिया और उस डीएनए के अंदर में उसके हेयर का जो कलर है वो ग्रीन है या पिंक है या रेड है। मान लो ये वाला जीन उसका कैसा कलर देता है, रेड कलर ऑफ। हमने क्या किया, यहां से ये वाला पोर्शन काटा और इस पोर्शन को यहां से काट के हटा दिया और ये वाला पोर्शन लाके यहां पर चिपका दिया। अब क्या होगा, नाउ ये जो डीएनए बनेगा दैट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए पर्सन हु हैव ए ब्राउन या ग्रीन हेयर जैसा ये था। मतलब इस डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर चला जाएगा इस डीएनए के अंदर में। और इस पूरे प्रोसेस, इस पूरे टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग या डीएनए रिकॉम्बिनेशंस। तो डीएनए को हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, एंड दैट होल प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज डीएनए रिकॉम्बिनेशंस या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, समझ में, क्लियर है ये वाला पॉइंट। अब ध्यान रखना हमेशा कि हमारा जो डीएनए है ये क्या है, शुगर और फॉस्फेट बॉन्ड से बना हुआ है। माने एक शुगर होगा ऐसे करके और फिर इसके अंदर में एक फॉस्फेट बॉन्ड, फिर एक शुगर, फिर यहाँ पर फॉस्फेट बॉन्ड, ऐसे ऐसे करके ये पूरा का पूरा मतलब ये एक फ्रेमवर्क बनेगा और वही फ्रेमवर्क क्या करेगा, फर्दर आगे जुड़ेगा। फिर यहाँ से ए हो जाएगा, फिर ये टी, फिर यहाँ से जी हो जाएगा, फिर ऐसे करके सी होगा, ऐसे करके पूरा स्ट्रक्चर, फिर इधर भी एक इस तरह का स्ट्रैंड बना रहेगा। ठीक है, तो हम डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, अब फिर भी समझाने के लिए मैंने बताया कि ये जो पूरा स्ट्रैंड है वो क्या है, शुगर से बना हुआ है और ये जो बना हुआ है ये सारा क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, समझ में, लास्ट बेंच। क्या कर रहे हो, समझ में आ रहा है सारा। हाँ वही है, यूनिट ऑफ हेरिटेज, वही समझ लो। ठीक है, मतलब अब समझो क्या है, सपोज करो कि एक बच्चे का या एक पेरेंट्स का या एक ऑर्गेनिजम्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहां पर है, जीन के अंदर में या डीएनए के अंदर में। फर्दर यही कैरेक्टरिस्टिक्स वो अपने बच्चों के अंदर में ट्रांसफर करे, है ना। मतलब उसका जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है वो उसके जनरेशंस में कौन ट्रांसफर करता है, जीन ही ट्रांसफर करता है। ठीक है, जैसे सिंपल सा समझ लो, सपोज करो मतलब एक पेरेंट्स है जैसे मदर और फादर, इनका क्या होगा, यहाँ से ओवम आएगा, यहाँ से स्पर्म आएगा, इन दोनों का क्या होगा, न्यूक्लियस ऐड होगा। न्यूक्लियस ऐड होने का मतलब या मिंगल करने का मतलब जाइगोट फॉर्मेशन जो भी करेगा, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स और इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स एक जगह मिक्स होगा। तो उनका जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कौन कर रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है ये जीन। ये जीन ही है जो एक कैरेक्टरिस्टिक, एक ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को उनके बच्चों तक पहुंचाता है।
इसलिए बोला जाता है इट कैरीज द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, उस जीन को आज हम एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ये पूरा जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं है यहां पर? आगे बढ़े। अच्छा, तो थोड़ा सा हेडिंग कर लो, लिख लो थोड़ा। सबसे पहला न्यूक्लियस, न्यूक्लियस is known as a nucleus is known as a brain of a cell, brain of a cell, and it controls, and it controls the the functioning, the functioning of a cell. Full stop. It act as a control center, it act as a control center of the cell, it act as a control center of the cell, comma, it helps in storing, it helps in storing and protecting the and protecting the cell's genetic materials, protecting the cell genetic material. हाँ? प्रोटेक्टिंग द, हाँ, किससे सेल से? डायमंड। हाँ तो सेल डैमेज हुआ है ना, न्यूक्लियस थोड़ी ना डैमेज हुआ है, उसके अंदर से निकल सकता है डीएनए। डीएनए कैसे भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखो। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस also contain, nucleus also contain other other substances, also contain other substances, and it helps in, and it helps in controlling cell growth, and it helps in controlling cell growth, comma, metabolisms, comma, metabolisms, and reproductions, metabolisms and reproductions. Full stop. Next, it directs, it directs protein synthesis, it directs protein synthesis by sending out, by sending out messenger RNA, by sending out messenger RNA to the ribosomes, मैसेंजर आरएनए टू द राइबोसोम्स। इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेना जो बता रहे हैं, मैसेंजर आरएनए टू द राइबोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस also help in coordinating, also help in coordinating cell divisions, cell divisions
and and it coordinates the functioning of the whole cell, functioning of the whole cell. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, ठीक है, समझ में? नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, डीएनए। लिखो, डीएनए इज द molecules DNA is the molecules that carries the genetic informations. DNA is the molecule that carries the genetic informations or instructions which is required by the body, for the growth and development, as well as reproductions of all living organisms, full stop. DNA is present in the chromosomes, and chromosome is a spindle shaped structure which is present in pair, spindle, spindle, spindle shaped structure which is present in the nucleus, and it can be seen visible during the cell divisions, ठीक है? क्रोमोसोम्स को हम डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है? नेक्स्ट, DNA has a double helix structure. DNA has a double helix structure. Which look like the twisted ladder. And it is made up of deoxyribose sugar. It is made up of deoxyribose sugar, nucleic acid, deoxyribose sugar and nitrogenous bases. ठीक है? Next, there are two types of nitrogenous bases. Nitrogenous bases, that is purine
and pyrimidine, that is purine and pyrimidine, P-U-R-I-N, purine and pyrimidine, P-Y-R-I-M-I-D-I-N, pyrimidine. And purine include adenine and guanine, whereas purine, P-U-R-N, purine and pyrimidine, adenine and guanine, whereas pyrimidine include thymine and cytosine. Whereas pyrimidine include thymine and cytosine. ठीक है, full stop. A always bond with, adenine always bond with thymine. Adenine always bond with thymine. By a double hydrogen bond प्यूरिन है, एडेनिन और साइटोसिन होगा, ठीक है ना, एडेनिन और साइटोसिन, थाइमिन और गुआनिन, ये pyrimidine होगा, उसको चेंज कर लेना, ठीक है. एंड साइटोसिन ऑलवेज बॉन्ड विथ गुआनिन, and cytosine always bond with guanine. भूल गए थे एडेनिन और गुआनिन, हाँ वही तो बोलो ना, हम यहाँ पर ये इधर लिख दिया था, एडेनिन और गुआनिन. कंफर्म है? हाँ सॉरी, ठीक ही तो लिखा था. और गुआनिन, ठीक ठीक ठीक, उल्टा सही है, ठीक है. एंड cytosine always bond with, guanine always bond with cytosine by a triple bond. ठीक है. Next, the DNA contains the genetic informations. The DNA contains the genetic informations of the organisms and each triplet codon triplet, T-R-I-P-L-E-T, triplet codon of a particular sequence of DNA which code for a particular protein or characteristics which code for a particular protein or characteristics is known as gene. ठीक है, समझ में? मतलब वो सीक्वेंस ऑफ डीएनए which code for a particular protein or particular characteristics is basically known as the gene. तो ध्यान रखना, जीन हमेशा क्या है? It provide informations regarding the characteristics of a particular organisms. एक organisms की characteristics क्या होगी, वो डिफाइन कौन करता है? जीन करता है. ठीक है, समझ में?
तो समझ में आ रहा ना कि अगर किसी ऑर्गेनिजम्स में डीएनए रिकॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या करते होंगे, एक पर्टिकुलर डीएनए से उसके जीन को निकाल के दूसरी जगह ट्रांसफर करते होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, कल हमने एक बताया था जीएमओ। जीएमओ क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में अगर हम बोले तो एग्जांपल कुछ बताओ। यस, बीटी ब्रिंजल और बीटी कॉटन या DMH11 या गोल्डन राइस, ठीक है ना। ये सारे दीज आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जिसमें दूसरे किसी के जीन को हमने ट्रांसफर किया है। जैसे बीटी में क्या है? बीटी माने ब्रिंजल, बीटी माने बैसिलस थुरनजेनेसिस, बैसिलस थुरनजेनेसिस। तो ये क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया है जो बीटी के मतलब उसके बैक्टीरिया का जीन जो हमने ब्रिंजल के अंदर में इंसर्ट किया है। तो ये ब्रिंजल किस तरह का बन गया? बीटी ब्रिंजल, एक ऐसा ब्रिंजल जिसके ऊपर में कीड़ा नहीं लगेगा, ठीक है ना। आएंगे समझेंगे इसको क्या होता है जीएमओ। ऊपर समझ में आ रहा है ना कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी और का जीन को लेके ब्रिंजल के जीन के अंदर में डाल दिया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। और ये क्यों किया जाता है? सो दैट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जीन क्या है? एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो, then we have gone through the DNA and we have also gone through the आपका जो न्यूक्लियस। अच्छा, एक चीज और समझ लो, डीएनए से अब आप यहाँ पर न्यूक्लियस समझ लो। न्यूक्लियस के अंदर में क्या है? ये डीएनए वगैरह है, ये जेनेटिक मटेरियल्स। और हमने कहा कि हर एक डीएनए के अंदर में उस ऑर्गेनिजम्स का जीन होता है जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे सपोज करो आपका जो हेयर है, हेयर किस प्रोटीन से बनता है? केराटिन। तो केराटिन क्या है? एक तरह का केराटिन है क्या? प्रोटीन है ना, केराटिन प्रोटीन है। तो ये जो प्रोटीन है आपका केराटिन, ये कौन बनाता है? तो बताया हमने क्या कौन सा ऑर्गेनल्स है हमारे सेल का जो बनाता है प्रोटीन? राइबोसोम्स। तो ये रहा आपका इंट्राफेंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके ऊपर में क्या है? ये राइबोसोम बैठा हुआ। तो नाउ इसको आप ऐसे समझ लो कि दिस इज द राइबोसोम्स, ठीक है। और उस राइबोसोम्स को क्या करना है? प्रोटीन बनाना है, ठीक है। ध्यान से समझना इसको। तो इस राइबोसोम्स कौन सा प्रोटीन बनाएगा? ये कौन बोलेगा उसको? न्यूक्लियस बोलेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन है, वही कंट्रोल करता है क्या क्या चीज कब बनेगा, ठीक ना। तो ये जो राइबोसोम्स है इसको इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? न्यूक्लियस देगा इंफॉर्मेशन। तो न्यूक्लियस इंफॉर्मेशन देगा कैसे? कैसे बोलेगा उसको कि भैया ये प्रोटीन बनाओ? अरे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो रहने का जगह है, वो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है एक्चुअली में। न्यूक्लियस जो है, अच्छा ये है कहां पर? ये होगा राइबोसोम्स। ये न्यूक्लियस का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाहर में इसके ऊपर चिपका हुआ है ना। ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का ये पोर रहा। नॉर्मली क्या होता है कि डीएनए का जो पोर्शंस होता है इसी के अंदर में तो जीन है, इसी के अंदर में कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसी का एक छोटा सा पोर्शन है यहाँ पर
जो इन्फॉर्म करता है जीन। फॉर एग्जांपल ले लो, हमारे केस में केराटिन बनाना है, तो ये एक ऐसा पोर्शन है डीएनए का जहां पर केराटिन का जीन है। इस जीन को अब यहां से निकल के, इस न्यूक्लियस के अंदर से निकल के बाहर आना है और इस राइबोसोम्स के साथ अटैच होना है। इस प्रोसेस में डीएनए के अंदर से एक छोटा सा पोर्शन निकल के कट के बाहर निकलेगा। सिंगल स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड का, एक ही स्ट्रैंड का होगा ऐसे। ये जो स्ट्रैंड है कहां से निकला है? न्यूक्लियस के अंदर से निकला है। कहां से टूटा है? डीएनए से टूटा है, और टूट के ये न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू बाहर आएगा और आके यहां आएगा और आके सीधा इसके अंदर में अटैच हो जाएगा। अटैच क्यों हुआ? बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, ये इंफॉर्मेशन लेकर आया है, जेनेटिक कोड लेकर आया है उस प्रोटीन का जिस प्रोटीन को राइबोसोम्स को बनाना है। तो यहां से निकल के ये राइबोसोम्स वाला सेगमेंट, मतलब ये स्ट्रैंड, ये निकल के आएगा और आके राइबोसोम्स को इंफॉर्मेशन देगा कि भैया हमको, आपको न्यूक्लियस ने ये प्रोटीन बनाने के लिए बोला है। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? mRNA, दैट इज मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए बेसिकली क्या है? वही डीएनए का एक छोटा सा स्ट्रैंड जो टूट के बाहर आया है, जो इंफॉर्मेशन देगा किसको? राइबोसोम्स को देगा कि आपको ये प्रोटीन बनाना है। ठीक है, ऊपर से तो नहीं जा रहा? हाँ, समझ में आ रहा? थोड़ा, मतलब थोड़ा क्यों समझ में आ रहा है? पूरा ही समझ में आना चाहिए। ऐसा ले लो, फिर से समझो। सपोज करो कुछ बॉल नहीं है ना, छोड़ो, ये न्यूक्लियस समझो। इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या है? सारा डीएनए वगैरह अंदर में घुसा पड़ा है। इस न्यूक्लियस का होल होगा, वहां से निकल के एक डीएनए का पोर्शन एक टूट के बाहर निकलेगा, टूट के बाहर निकल के आएगा। वो क्या है? इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? एमआरएनए बोल रहे हैं। एमआरएनए माने मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए अंदर से बाहर निकला, ये क्या लेकर आ रहा है? इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। किसको देने के लिए? राइबोसोम्स को देने के लिए। फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर से, मतलब हाइपोथेटिकल कंडीशन समझ लो। मान लो किसी आदमी ने अपना हेयर शेव करा लिया, अब इसमें बाल तो आने होंगे ना, तो हेयर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोटीन बनाना पड़ेगा बहुत ज्यादा। ऐसे बॉडी हमेशा बनाते रहता है, प्रोटीन बनाना पड़ेगा। अब ये प्रोटीन, हेयर का प्रोटीन बनाना है, कौन बोलेगा? राइबोसोम्स को, न्यूक्लियस बोलेगा। किस कैसा इंफॉर्मेशन देगा? एमआरएनए के फॉर्मेट में। तो ये एमआरएनए कौन सा जीन लेकर आया है? हेयर का जीन लेकर आया है, जो हेयर का कलर देगा या हेयर ग्रो कराएगा। अब ये सीधा सा जीन आरएनए बाहर आया और आके राइबोसोम्स के अंदर में अटैच है। मान लो ये राइबोसोम्स है, राइबोसोम अंदर के अटैच हो जाएगा। अब जैसे ये राइबोसोम्स के अंदर में अटैच होगा, राइबोसोम्स एक फैक्ट्री है जो प्रोटीन बनाना शुरू करेगा। किस चीज का? हेयर का प्रोटीन। क्योंकि इंफॉर्मेशन मालूम चल गया कि कौन सा हेयर का प्रोटीन का कोड क्या है, मालूम चल गया। अब ये सीधे जैसे ही अटैच होगा, राइबोसोम को समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा अमीनो एसिड को हमको जोड़ के प्रोटीन बनाना है। तो राइबोसोम से यहाँ पर क्या करेगा? यहाँ पर बहुत सारा अमीनो एसिड गिरा पड़ा है सेल के अंदर में, तो सीधा खींचेगा उनको और अटैच करेगा। यहाँ पर एक के ऊपर एक अटैच करता जाएगा और एक तरह का ये क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाता जाएगा। ठीक है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन। और इस प्रोसेस को बोलते क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या मतलब इस पूरे प्रोसेस को, फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, को क्या बोलते हैं? डीएनए से पहले आरएनए बनेगा, आरएनए तो है, एमआरएनए कहां से बना? डीएनए से टूट के बाहर निकला है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसलेशन। भूल गया? एनीबॉडी फ्रॉम ऑनलाइन? ऑनलाइन वाले गायब ही रहते हैं। क्या बोलते हैं आकांक्षा? आकांक्षा आपका वो मैसेज में मिस कर गया। कोई नहीं, बाद में एक बार फिर से पूछ लेना, मैं फिर से बता दूंगा। अभी क्या है कि यहाँ पर आपका जो ये प्रोसेस जो है, इसमें डीएनए से पहले क्या बन रहा है? एमआरएनए बन रहा है। इस
प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कभी कभी पूछा जा सकता है कि डीएनए से एमआरएनए या डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और एमआरएनए से फिर क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। तो एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, LATION, translations. The process of conversion from DNA to RNA is known as transcriptions, और RNA से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है, समझ में आया। अच्छा, डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनेगा, ऐसे ऐसा तो होगा नहीं ना, एक न्यूक्लियस से तो दूसरा न्यूक्लियस बनता रहेगा, मतलब सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन में एक डीएनए से दूसरा डीएनए जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? ऑनलाइन रेप्लिकेशंस। डीएनए से डीएनए के बनने के प्रोसेस को रेप्लिकेशंस कहते हैं। तो रेप्लिकेशंस, ट्रांसक्रिप्शंस, ट्रांसलेशंस, इसको याद रखना। तो डीएनए से एमआरएनए। अच्छा, एमआरएनए क्यों बताएं हम आपको? क्योंकि यहाँ पर आपको जब कोरोना पढ़ोगे, कोरोना में जो वैक्सीन पढ़ोगे, जो एमआरएनए वैक्सीन है ना, वो यही है, इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो मालूम चलना चाहिए, यानी कि कोई एमआरएनए वैक्सीन बोल देता, ऊपर देखते हैं कि भैया क्या प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी क्या होगी। तो एमआरएनए समझ लो वो इंफॉर्मेशन लेकर आता है न्यूक्लियस से, जो उस सेल को या राइबोसोम को बोलता है कि आपको ये प्रोटीन बनाना है। क्लियर है? समझ में आ जाएगा। तो जब कोरोना बताएंगे, जब एमआरएनए बोलेंगे, तो मतलब समझ जाना कि क्या बोल रहे हैं वहां पर। नेक्स्ट, चलो ये समझ गए, बहुत बड़ा चीज समझ गए हो आप लोग। चाहो तो इस डायग्राम को बना सकते हो, अगर इन्फॉर्म है तो यू कैन मेक इट। लिखो मत, आपके नोट्स में होगा, कॉपी जो मिलेगा ना, चाहे नोट्स उसमें रहेगा, बट यू शुड ड्रॉ दिस ना। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करके डीएनए समझ लो, और डीएनए का एक छोटा सा पोर्शन बाहर निकल रहा, न्यूक्लियर बोर्ड से ये बाहर निकला। अच्छा, ध्यान रखना, डीएनए होता है डबल हेलिक्स, आरएनए होता है सिंगल हेलिक्स। हाँ, सिंगल हेलिक्स होता है ये आरएनए, ये बाहर निकला, निकल के इट विल गो टू द, अटैच होगा राइबोसोम्स पे, राइबोसोम्स फर्दर क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। तो दिस वन इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, and this one protein to मतलब RNA to protein, that is known as translation। ठीक है, छोटा सा बना लो। बना लीजिए, हाँ बनाए नहीं क्या, बना लीजिए, याद रहेगा। तो ATGC वाला बना लो।
ठीक है, आगे बढ़े। एक सेकंड, नेक्स्ट है आपका, तो सेल हो गया, सेल के बाद क्या बनेगा, टिश्यू। ठीक है, तो सेल हमने समझ लिया। अब सेल का बहुत सारा सेल एक संग इकट्ठा होगा, मतलब एक ही तरह का सेल अगर एक संग इकट्ठा हो जाएगा, एंड इफ दे परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, तो हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। मतलब अब ऐसा अकेले अकेले सेल तो काम नहीं करेगा, हाँ कर सकता है अगर कोई यूनिसेलुलर हुआ तो। यूनिसेलुलर का मतलब होता है अगर कोई ऑर्गेनिज्म अकेले अकेले काम, मतलब एक सेल से बना हुआ है, जैसे कोई बैक्टीरिया ले लो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और एक सेल से ज्यादा अगर कुछ है तो मल्टीसेलुलर हो जाएंगे। तो ह्यूमन क्या है, मल्टीसेलुलर है। तो सेल अकेले अकेले काम नहीं करता, मल्टीसेलुलर में सारे बहुत सारा सेल, एक ही तरह का सेल इकट्ठा इकट्ठा होके एक पर्टिकुलर टिश्यू बनाएगा, और वो टिश्यू फर्दर ऑर्गेन बनाएगा। तो बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। बहुत सारे टिश्यू इकट्ठा होकर क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएगा, ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्लियर है। तो ये पूरा सीक्वेंस है। अब समझो कि सेल हमने किया, अब सेल बहुत सारे मिलके क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा। टिश्यू जो होता है इन जनरल दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड होगा। एक तो क्या होगा, प्लांट टिश्यू, और दूसरा क्या होगा, एनिमल टिश्यू। ठीक है, अब ये जो प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू फर्दर दो टाइप में मिलेंगे। एक तो होगा आ, ठीक है, पहले इसको समझ लो, प्लांट टिश्यू का मतलब क्या होता है। एनिमल टिश्यू क्या है, एनिमल जो होता है, एनिमल में बहुत सारे टिश्यूज होते हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, अलग अलग काम के होते हैं। प्लांट के भी वही होते हैं, बट प्लांट में क्या है कि प्लांट के जितने भी टिश्यूज आगे बनते हैं या डेवलप होते हैं, वो आमतौर पे एक ही जगह से ओरिजिनेट होके, एक ही टाइप से ओरिजिनेट होके फर्दर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम, आप ऐसे समझ लो, एक इसका दो टाइप होगा, दैट इज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक सिंपल हो सकता है और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। जैसे सिंपल में इट कैन बी पैरेंकाइमा, इसको हटाओ, उतना अंदर जाना नहीं। आगे सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में पैरेंकाइमा, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, और इसमें जाइलम एंड हो जाएगा
ये दो बना लो, ये पहले चार्ट बना लो फिर एक और एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज बेसिकली नोन एज ए परमानेंट, ये जो है ये परमानेंट टिश्यूज है प्लांट के। तो इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक सेगमेंट सब हेडिंग डाल दो, परमानेंट। ठीक है, इस प्लांट टिश्यू में ये परमानेंट प्लांट टिश्यू है। और परमानेंट प्लांट टिश्यू फर्दर कितने दो टाइप में है, कौन कौन सा, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इसके अलावा एक होता है प्लांट टिश्यू में ही, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो एक तो परमानेंट टिश्यू इधर में हमने देखा ही, परमानेंट में ये होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और एक जो टिश्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ध्यान रखना, ये जो टिश्यू है इमेच्योर टिश्यू होता है, ये परमानेंट नहीं होता। मतलब दे यही चीज मैच्योर होके इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में तीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, कौन कौन सा, एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम एंड तीसरा होता है लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तीन। बना लिए, तो एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा क्या है परमानेंट टिश्यू। अच्छा, एक छोटा सा डायग्राम बना लो। ये है एपिकल, ये है लैटरल और ये है कैलरी। ठीक है, ये एपिकल मेरिस्टेम, ये लैटरल मेरिस्टेम और ये है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो एक तरफ क्या है परमानेंट टिश्यू, दूसरा क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
परमानेंट टिश्यू हमेशा ध्यान रखना, ये एक ऐसा टिश्यू होता है जो इन जनरल वो परमानेंट नेचर का होता है, उसमें जल्दी ज्यादा डिविजन्स नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन बहुत कम होता है, ठीक है। जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या है, फटाफट मल्टीप्लिकेशन डिवाइड होता रहेगा, ताकि वो अलग, उसका काम ही वैसा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में देखोगे कि ऊपर वाला जो पोर्शन है उसका क्या है, उसका नाम है एपिकल मेरिस्टम्स, और इंटरकैलरी मेरिस्टम्स क्या है, बीच वाला, और लेटरल क्या है, साइड वाला मेरिस्टम। अब समझो कि कोई भी पेड़ अगर देखा जाएगा कि समथिंग लाइक, अगर मान लो ये एक पेड़ है और ये उसका पोर्शन, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक शूट, और पेड़ के नीचे में ये सब जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज रूट। ये शूट होता है और ये रूट होता है। रूट नीचे जाता है और शूट ऊपर जाता है। तो रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक का मतलब होता है जो मतलब ग्रेविटी के टुवर्ड्स जाता है, मतलब ग्रेविटी की तरफ जाता है। और शूट क्या होता है, उल्टा जाता है, ऑपोजिट जाता है ना, मालूम है ना। तो ध्यान रखिएगा, इधर भी हाइट बढ़ाना है, इधर भी हाइट बढ़ाना है। यहाँ पर रूट का हाइट मतलब डेप्थ बढ़ेगा और यहाँ पर शूट का हाइट बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी इसके हर एक प्लांट के ब्रांचेस के टिप में क्या है, एपिकल मेरिस्टम्स होता है। और रूट के भी टिप में क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम्स होता है। क्यों, क्योंकि उनका हाइट और डेप्थ को बढ़ाना होता है। तो जो भी आपको वहां पर जो ट्रीज दिख रहा है या पेड़ जो दिख रहा है, उसके टिप में क्या होता होगा, एपिकल मेरिस्टम होता होगा। इसलिए देखोगे बाग वगैरह में जाओगे, गार्डन में, तो देखोगे बहुत सारा डिजाइन बना के रखता है ना, जैसे बुशेस होती है उसको इस तरह का काट के रख देगा ऐसे ऐसे करके। तो क्या करता है, ऊपर वाला पोर्शन को ये लोग काट देता है। इससे क्या होता है, हाइट तो नहीं बढ़ता, ये बढ़ता है, गर्थ बढ़ता है। चाय की खेती देखोगे जहां पर होता है, चाय की खेती में क्या करता है, ऊपर वाला पोर्शन को बर्ड को तोड़ लेता है न, जो मुलायम जो ट्री पत्ते होते हैं। क्यों, एक तो हाइट ना बढ़े, और दूसरा ऑब्वियस बात है पत्ता कोमल होता है तो उसकी भी जरूरत पड़ती है। और ज्यादा हाइट बढ़ जाएगा तो आदमी का तो हाइट तो उतना बड़ा होता नहीं है ना, वो पैर में फिर वो पहन के कुछ लगाना पड़ेगा, इसलिए आराम से तोड़ा जा सके उसको, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टम वाला पोर्शन को ही काट दिया जाता है, तो और ज्यादा फैलता है वो नीचे में, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। बीच का डेप्थ को, मतलब उसका प्लॉट को, बीच वाला पोर्शन को अगर इंक्रीज करना है तो वो क्या होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। और साइड वाले गर्थ बढ़ाने के लिए क्या होगा, लैटरल मेरिस्टम्स होगा, ठीक है। लिख लो एक एक करके। सबसे पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज are those tissues are those tissues which help in increasing the height or length height or length of the plant, full stop. it is the it is the most active it is the most active region it is the most active region of the plant tissue, most active region of the plant tissue, and and it helps in increasing the and it helps in increasing the thickness or the length of the plant, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहला एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम
is found at the tip of the root, is found at the tip of the root and shoot of the plant. Is found at the root and shoot of the plant. So it helps in growing. It helps in growing the. It helps in increasing. Sorry, it helps in increasing the length of the trees. Increasing the length of the tree. Okay, full stop. Next is intercalary meristems. Intercalary meristems. देखो, it is found at the base of leaves or internode. It is found at the base of leaves and internode. Next, it helps in regrowth. It helps in regrowth to the plant. It helps in regrowth to the plant. Next, lateral meristems. Lateral meristem is found at the lateral side. Is found at the lateral side of the trees. Is found at the lateral side of the trees or plant. Okay? And it helps in increasing the thickness. And it helps in increasing the thickness. Next is permanent tissues. Permanent tissue. लिखो, permanent tissues are mature. Permanent tissues are mature and non-dividing. Mature and non-dividing cells that have a specific functions or a role role R-O-L-E, role. Full stop. There are two types of permanent tissue. There are two types of permanent tissue. That is simple permanent tissues and complex permanent tissues. Simple permanent tissues and complex permanent tissues. देखो सबसे पहला simple permanent tissues. सबसे पहला लिखो
पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, PARENCHYMA, पैरेन्काइमा। देखो, they are found in the soft part of the plant. They are found in the soft and growing part of the plant. And they store food and water, for the plant. Full stop. Parenchyma tissues are soft. Parenchyma tissues are soft, and most of them are living cells. Are soft, and most of them are living cells. ठीक है, next. A special type of parenchyma tissue, which contain chlorophyll, is known as parenchyma. ठीक है, sorry, tissue is known as chlorenchyma. Chlorine, CHLOREN, chlorenchyma, which contain chlorophyll. ठीक है, तो पैरेन्काइमा के अंदर में अगर क्लोरोफिल है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोरेनकाइमा, कोलेनकाइमा नहीं है, क्लोरेनकाइमा, CHLORENCHYMA, क्लोरेनकाइमा। इसी तरीके से अगर पैरेन्काइमा के अंदर में हवा भरा हुआ है तो क्या बोलेंगे उसको? एरेनकाइमा, AERENCHYMA, एरेनकाइमा। अच्छा, ये कहाँ मिलता है ये वाला एरेनकाइमा टिश्यू? एरेनकाइमा पैरेन्काइमा लीव्स में मिलेगा क्योंकि वो क्लोरोफिल रहता है ना उसके अंदर में। और कहाँ मिलेगा? वाटर हायसिंथ, गुड, वाटर हायसिंथ के अंदर ही मिलता है। वाटर हायसिंथ समझ रहे हो ना क्या होता है? क्या होता है? हाँ, जलकुंभी वगैरह। अच्छा, लोटस में भी हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हवा भरेगा तभी तो उड़ेगा, हवा तैरेगा ना पानी के ऊपर में, तो डूब जाएगा। दैट इज द पैरेन्काइमा। नेक्स्ट, कोलेनकाइमा। देखो, कोलेनकाइमा is present in leaf stalk. Colenchyma is present in leaf stalk, STALK, stalk. And they provide flexibility, to the plant, like leaf stalk, leaf, 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 stalk, STALK, stalk. लीफ का जो होता है ना, फ्लेक्सिबल होता है ना, बहुत तेज उड़ता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता उसको, उसमें क्या होता है? कोलेनकाइमा होता है। नेक्स्ट लिखो, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, SCLERENCHYMA, स्क्लेरेनकाइमा। देखो, sclerenchyma is a dead cell, या contains dead cell. They provides rigid support, rigidity and support
to the plant tissue. They provide rigidity and support to the plant tissue. And they are found in seed coat. And they are found in seed coat, comma, husk and stems, comma, husk and stem, STEM, stem. ठीक है, तो वहां पर वो मिलते हैं सब. ठीक है, तो जो ना हार्ड वाला पोर्शन जो होता है जहां पर. नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सबसे पहला जाइलम. देखो, जाइलम प्रोवाइड्स transportation of xylem provides transportation of water and minerals. Xylem provides transportation of water and minerals to different parts of the plant. To different parts of the plant. ठीक है, फ्लोएम. अच्छा देखो, प्लांट में जितने पानी वगैरह जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जाइलम करता है. फ्लोएम, देखो, फ्लोएम्स, फ्लोएम help in the phloem help in the transportation of food. Help in the transportation of food. ठीक है, to different parts of the plant. ठीक है, क्लियर. तो दैट इज द प्रोसेस. देख लो एक बार सारा, अगर कुछ डाउट है कैन आस्क. जरूरत नहीं. शुगर है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, राइबोस और डिऑक्सीराइबोस अलग अलग होता है. पेंटोस शुगर होता है 5 रिंग वाला. ठीक है, चलिए आज यहीं तक. कल हम लोग एनिमल टिश्यू का करा जाएगा. एनिमल टिश्यू कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, तो ये सारा क्या रहा, सेल टिश्यूज. एक दिन के बाद विल कम टू द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म. ठीक है. अच्छा ये है कि एब्सेंट मत हुआ करो. ठीक है, एब्सेंट होगा तो फिर सारा निकल जाएगा लिंक. एनी डाउट? बच्चे जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन में बहुत कम ही डाउट होता है. कौन सा?
एक्सियम 4 क्या है एक्सियम 4? अच्छा वो आएंगे स्पेस टेक्नोलॉजी में देखा जाएगा उसको। हाँ क्यों नहीं है। हाँ उड़ाएगा, उससे रेफरेंस तो आ ही सकता है ना।